Hello my dear friends, you all are welcome to Azad Education classes, and in this video I am going to cover all about the appointment and qualification of directors. So let's start. Guys, before starting we must need to understand the concept of directors completely. So guys, सबसे पहले हम जानते हैं कि डायरेक्टर्स होते क्या हैं. गाइस, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंपनी है. ओके गाइस, ये बहुत बड़ी कंपनी है एंड इसके डायरेक्टर्स इसके जो हमारे ओनर्स हैं, जिसे आप शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वो करोड़ों में है. ओके गाइस, करोड़ों में, यानी मान लीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ इतने शेयर होल्डर्स. गाइस, तो क्या ये कंपनी के लिए पॉसिबल है कि जब भी वो छोटे मोटे डिसीजन, मान लो स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोई प्लानिंग चल रही है कंपनी के पास, तो क्या वो इतने छोटे से डिसीजन के लिए करोड़ों शेयर होल्डर्स को बुलाए, करोड़ों मेंबर्स भी आप कह सकते हो उनको बुलाए? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी बहुत होता है गाइस. तो इसलिए कंपनी सेक्ट ने क्या प्रोविज़न लेके आया कि आप इन्हीं मेंबर्स में से, ये जो आपके करोड़ों मेंबर्स हैं, उनमें से ही कुछ लोगों को चूज़ करो जो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इनका बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम डायरेक्टर्स बोलते हैं. ओके गाइस, जो कि इनके बिहाफ पे छोटे मोटे डिसीजन लेंगे. इतने सारे शेयर होल्डर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है. फ्रेंड्स, ये जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, ये तो ही नहीं है कि बस उन्हीं मेंबर्स में से हों, ये आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादातर डायरेक्टर्स होते हैं वो इन्हीं मेंबर्स के बीच में से होते हैं एंड इनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इनके फेवर में डिसीज़न लेते हैं. ओके गाइस, तो आपको समझ आ गया कि डायरेक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं. यानी आप सिंपल वर्ड में कहें तो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके? मेंबर्स के. ठीक है, ये किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? मेंबर्स के. एंड गाइस, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? एंड गाइस, अब समझते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, जिसे आप बोर्ड भी बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में. देखिए गाइस, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जब हम उन्हीं डायरेक्टर्स का एक ग्रुप बना देते हैं या फिर ग्रुप में इन्हें कलेक्टली प्रोनाउंस करते हैं, तो हम इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं. लेकिन कैसे से हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तभी बोलते हैं जब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट पूरी होती है. आप जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए. तो गाइस, इन मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की जब रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो इन तीनों को मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाएगा. अगर मान लीजिए गाइस ये 3 की जगह 2 होते हैं, तो इन्हें हम क्या नहीं बोल सकते? हम इन्हें डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बोल सकते. ये दोनों, ये जो डायरेक्टर्स हैं 2, इनमें इंडिविजुअल लेवल पे ये जो 2 डायरेक्टर्स है गाइस, ये डायरेक्टर्स तो हैं, बट इनके ग्रुप को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बोल सकते. ओके गाइस, तो इसलिए अगर मिनिमम लेवल ऑफ जो रिक्वायरमेंट हमारी डायरेक्टर्स की अगर वो पूरी नहीं होती, पब्लिक कंपनी में 3 से कम डायरेक्टर्स हैं, प्राइवेट में 2 से कम डायरेक्टर्स हैं, तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें नहीं बोल सकते. तो इसलिए ज़रूरी है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ रिक्वायरमेंट जो भी है डायरेक्टर की, वो पूरी हो. आ जाइए गाइस, डेफिनेशंस पे आ जाते हैं. ये देखिए गाइस, यहाँ पे मीनिंग. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. यानी अगर हम बीओडी की बात करें, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो डायरेक्टर्स की कलेक्टिव बॉडी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, एंड अब डायरेक्टर्स क्या होते हैं? यानी इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का मतलब क्या है? उनके डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं. लेकिन डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? वो हमारे 2 क्लॉज 34 में कंटेन है. उसमें लिखा है कि अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी. यानी क्या है गाइस? यानी ये जो हमारा बोर्ड है, बीओडी जिसे हम बोलते हैं, इसमें जो भी पर्सन अपॉइंटेड है उसे क्या बोला जाता है? डायरेक्टर. उस हर एक इंडिविजुअल पर्सन को मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में, तो हर एक इंडिविजुअल डायरेक्टर क्या पर्सन को क्या बोला जाएगा? डायरेक्टर. ओके गाइस, लेकिन अब डेफिनेशन पहले क्या थी गाइस? 1956, जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके अकॉर्डिंग हर वो पर्सन जो बोर्ड बीओडी पे अपॉइंट है वो तो है ही डायरेक्टर, लेकिन हर वो पर्सन जिसके पास डायरेक्टर की जैसी पावर्स हैं उसे भी क्या माना जाता था? डायरेक्टर. मान लीजिए गाइस, एक ऑफिस बॉय है,
उसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं उस कंपनीज़ के अंदर, यानी उसे डायरेक्टर जितनी पावर्स हैं। तो गाइस हालांकि वो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अपॉइंट नहीं है, ये हमारी जो बोर्ड है उनमें से वो कोई भी एक पर्सन नहीं है जिसको कोई भी डायरेक्टर नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है बोर्ड पे, लेकिन उसके पास डायरेक्टर जैसी पावर्स है, तो उसे भी क्या माना जाएगा, डायरेक्टर माना जाएगा। तो आंसर इज़ यस, माना जाता था। लेकिन गाइज अब जो हमारा कंपनी से 2013 है उसमें ये रिक्वायरमेंट, इसमें ये जो हमारा था प्रोविज़न वो हटा दिया गया है। अब बस उन्हीं पर्सन को डायरेक्टर माना जाएगा जो बीओडी पे अपॉइंट है, यानी हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो ग्रुप है उसमें जो भी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड है एज अ डायरेक्टर, उन्हें ही हम डायरेक्टर कहते हैं, अदरवाइज वो डायरेक्टर नहीं होते। अच्छा गाइस, डेफिनेशन पे गाइस ये देखिए, डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, उन्हें ही हम डायरेक्टर बोलते हैं, उसके अलावा हम किसी को भी डायरेक्टर्स नहीं बोलते हैं। अब देखिए गाइस, लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। अब लीगल पोजीशन क्या है डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर करता क्या है बेसिकली, वो क्या होता है कंपनी के रिलेशन में, आइए समझते हैं। ये देखिए गाइस, डायरेक्टर्स की लीगल पोजीशन के लिए हम 3 चीज़ें कह सकते हैं। फर्स्ट, ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेंबर्स के, जो कि मैंने आपको बताया। एंड सेकंड चीज़ तो मैं आपको बताऊंगी, ये एजेंट होते हैं कंपनी के। एंड थर्ड, ये ट्रस्टी होते हैं कंपनी के। ओके गाइस, तो मैंने आपको फर्स्ट तो बता ही दिया कि मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी छोटे मोटे डिसीजन लेते हैं तो ये मेंबर्स को नहीं बुलाएंगे, ये आपस में ही डिसीजन ले लेते हैं और पास कर लेते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। ओके गाइस, जैसे मेंबर्स में OR SR होता है, वैसे ही यहाँ पे भी हमारा BR होता है, यानी बोर्ड रेजोल्यूशन। ओके गाइस, अब आते हैं समझते हैं ये कंपनी के एजेंट कैसे होते हैं। गाइस आप जानते हैं हमारी जो कंपनी होती है, फाउंडेशन में हमने सबने पढ़ा है कि हमारी कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, यानी इसके खुद के हाथ पैर नहीं होते, इसको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं जो कि इसकी बिहाफ पे एक्ट करें। तो उस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को ही तो हम डायरेक्टर बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमेशा इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं। हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है गाइस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स, यानी जो कंपनी के बिहाफ पे काम करेंगे उन इंडिविजुअल पर्सन का ग्रुप, यानी जिनके खुद के हाथ पैर हैं, जो अपने दिमाग से डिसीज़न ले सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे। अगर कोई मान लीजिए कंपनी किसी प्रोजेक्ट में एंटर होने जा रही है या फिर कोई लोन उसे लेना है, तो जो डॉक्यूमेंट्स है लोन के, उस पर क्या करेंगे ये डायरेक्टर्स, कॉमन सील कंपनी का फिक्स कर देंगे। कंपनी खुद साइन नहीं कर सकती, इसलिए कॉमन सील होता है, वो सिग्नेचर होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। तो अगर इन्होंने वो कॉमन सील फिक्स कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कंपनी के बिहाफ पे उस लोन के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। यानी अगर लोन का कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हुआ तो कौन एंटर हुआ है, लोन के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर हुई है, डायरेक्टर्स नहीं। तो यानी ये लाइबल कर रहे हैं कंपनी को अपने एक्ट के द्वारा। ठीक है गाइस, तो यानी कल को कंपनी ये नहीं बोल सकती कि नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए लोन के, बल्कि डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, ऐसा नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स ही कंपनी के बिहाफ पे लोन के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। इसलिए कंपनी क्या हो गई, प्रिंसिपल, एंड हमारा ये जो डायरेक्टर है वो क्या हो गया, एजेंट, यानी कंपनी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, कंपनी के लिए काम कर रहा है। ओके गाइस, और अब थर्ड चीज़ समझते हैं गाइस, एज अ ट्रस्टी। गाइस एज अ ट्रस्टी, अब देखिए गाइस, एज अ ट्रस्टी क्या रिलेशन होता है कंपनी एंड डायरेक्टर के बीच में। गाइस देखिए, ट्रस्टी का मतलब होता है कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन, उसे बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशन। तो कंपनी एंड डायरेक्टर्स के बीच में क्या होता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है गाइस। मान लीजिए कंपनी है गाइस और ये एक डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मेंबर डायरेक्टर गाइस। तो आप जानते हैं गाइस, डायरेक्टर को कंपनी के बहुत सारी सीक्रेट्स के बारे में मालूम होता है, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसकी कोई फाइनेंशियल लूप होल्स के बारे में।
तो अगर ये कल को डायरेक्टर जाके किसी और कंपनी, उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनीज को ये बात बता देता है और कंपनी को इससे कोई लॉस होता है, तो इसका मतलब क्या है, उसने इस फिड्यूशियरी रिलेशन को तोड़ दिया है। तो कंपनी को इससे जो भी लॉस हुआ है उस डायरेक्टर को इस कंपनी को कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये होता है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप होता है कंपनी एंड डायरेक्टर्स के बीच में, इसे बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशन। ओके, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड से गाइस, आपने उसको कोई सीक्रेट बताया, कोई टॉप सीक्रेट गाइस, तो ये इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन बन गया, फिड्यूशरी रिलेशन। कल को आकर आप जाके किसी को उसकी ये सीक्रेट बता देते हो गाइस, तो उसको जो भी लॉस हुआ है आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फिड्यूशरी रिलेशन तोड़ दिया। उसने आपको ये राज क्यों बताया, क्योंकि आप उसको आप पे भरोसा था, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन था, लेकिन आपने उसे तोड़ दिया। ओके गाइस, आइए डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन सॉरी सर, देखिए लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले एज एन एजेंट है, तो एज एन एजेंट में क्या लिखा है, बाइंड द कंपनी एज देयर प्रिंसिपल, कंपनी इज लाइबल फॉर द एक्ट डन बाय डायरेक्टर्स, यानी डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे कोई भी एक्ट करेंगे तो उसके लिए कौन लाइबल होगा, हमारी कंपनी लाइबल होगी। ओके गाइस, एज अ ट्रस्टी में क्या है, देयर इज अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप, यानी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन है बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर। एंड इफ़ सच रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन, यानी कल को डायरेक्टर का जाके वो रिलेशनशिप तोड़ देता है, एंड द कंपनी सफर्स लॉसेज बिकॉज ऑफ द इलीगल एक्ट्स ऑफ द डायरेक्टर, तो क्या होगा, गिल्टी डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा कंपनी को, जो भी कंपनी ने लॉसेज सफ़र किए उसकी इस इलीगल एक्ट के कारण। ओके गाइस, अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको गाइस। डायरेक्टर्स गाइस होते हैं दो तरह के बेसिकली। फर्स्ट गाइस हमारा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एंड सेकंड इज़ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। गाइस हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरह होते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ की तरह ही यहाँ पे आके काम करते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, 10 बजे जाते हैं गाइस, और डे टू डे मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं। ओके गाइस, तो उसे बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इसके अंदर बेसिकली दो डायरेक्टर्स आते हैं, ये देखिए ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, एमडी एंड एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, आप आगे पढ़ेंगे, एंड सेकेंड हमारा होल टाइम डायरेक्टर, जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी के। तो ये लोग क्या है गाइस, ये हमेशा कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरह होते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ की तरह काम करते हैं और डे टू डे मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ओके गाइस, अब सेकंड है हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। गाइस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इसके एकदम उल्टे होते हैं, वो डे टू डे मैनेजमेंट में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते, एंड हम इन्हें इसलिए एम्प्लॉयज़ भी कंसिडर नहीं करते। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर बेसिकली आते कौन से डायरेक्टर हैं जो कि एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते और डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। गाइस फर्स्ट तो आप समझ लीजिए एडवाइजरी डायरेक्टर्स, जो बस एडवाइस देते हैं। सेकंड सुपरवाइजरी डायरेक्टर, आप इन दोनों को मिला के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बोल सकते हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स गाइस ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो कि जिन्हें अपॉइंट करना प्रोविज़न हमारी जो कंपनी से 2013 है उन्हें कंपलसरी बनाया है, क्योंकि गाइस आप जानते हैं जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं, बस कंपनी के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं, बस कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। ये इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचते, ये शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचते, वर्कर्स के बारे में नहीं सोचते। तो गाइस इनके इंटरेस्ट में बात करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमारी कंपनी से कहती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना ज़रूरी है। जो इंडिपेंडेंट नाम इसका क्यों है, कि जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसने कंपनी के मेंबर से, प्रमोटर से, किसी से कोई लोन नहीं लिया है, इसलिए कोई से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये वो बात बोलेगा जो सही है, जो सबके हक में है। इसलिए गाइस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना ज़रूरी है, इसे ही आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल सकते हो। यानी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, इसे अपॉइंट करना इसलिए अपॉइंट किया गया है जिससे अगर कोई बाकी डायरेक्टर्स मिलकर कोई ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं जो इकोनॉमी के फेवर में नहीं है, या फिर शेयर होल्डर्स के फेवर में नहीं है, वर्कर्स के फेवर में नहीं है, तो ये क्या कर सके, ना कह सके। ठीक है गाइस, आ जाइए यहाँ पे इस स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस लिखा है कि डायरेक्टर्स फॉल विद इन अ डेफिनेशन ऑफ ऑफिसर।
ऑफिसर मतलब गाइस ये जो हमारी ऑफिसर की डेफिनेशन है 2 क्लॉज 59 में दी गई है एंड इसके अंदर हमारे डायरेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी हर डायरेक्टर क्या होता है, हमारा ऑफिसर होता है। और क्योंकि ऑफिसर हमारा क्या होता है, एम्प्लॉय, तो यानी इनडायरेक्टली हमारा डायरेक्टर भी क्या होता है, एम्प्लॉय। लेकिन गाइस मैंने आपको बताया हमारे एम्प्लॉयज़ किन को माना जाता है, बस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ही माना जाता है। हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या नहीं होते, एम्प्लॉयज़ नहीं होते। ओके गाइस, तो याद रखना। यहाँ पे एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, बट हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते। ओके, चलिए स्लाइड पे आ जाते हैं गाइस। अब कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो मैंने आपको बताया कि हर कंपनी चाहे कैसी भी कंपनी हो वो उसकी कंपनी के हाथ पैर नहीं होते, वो कंपनी खुद कोई भी एक्ट नहीं कर सकती। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी इंडिविजुअल पर्सन्स का ग्रुप अपॉइंट करना ज़रूरी है हर कंपनी के लिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी, कैसी भी कंपनी हो, उस कंपनी को बॉडी ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स अपॉइंट करना ज़रूरी है जो कि उस कंपनी के बिहाफ पे क्या करें, एक्ट करें। तो गाइस ये देखिए सेक्शन 149 बोलता है ये बात। सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट कंटेन्स प्रोविजन विच रिक्वायर्स दैट एवरी कंपनी शैल हैव टू कंस्टिट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंस्टिट्यूट करने पड़ेंगे। देखिए गाइस यहाँ कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, हर कंपनी, यहाँ पे लिखा है एवरी कंपनी मतलब एवरी कंपनी। अब गाइस यहाँ पे दिया है सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। 149 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी ए डायरेक्टर। ये मैंने आपको बताया कि हमने तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट ही इसलिए किया है क्योंकि कंपनी खुद कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए तो हमने इंडिविजुअल्स को अपॉइंट किया है। अगर इंडिविजुअल्स यानी डायरेक्टर्स खुद ही कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगा, कोई फर्म होगी, तो फिर उन्हें अपॉइंट करने का मतलब ही क्या है। इसलिए हमारा जो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स होते हैं। तो ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अ डायरेक्टर, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। नाउ गाइस मैंने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको बताया। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए एंड ओपीसी 1% कंपनी उसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो हम डायरेक्टर्स इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें कब बोलेंगे, जब उधर कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे तब मैं उन्हें बोलूँगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे। अगर मिनिमम मान लीजिए कि यहाँ पे 2 डायरेक्टर हैं बस, कई 3 की जगह 2 डायरेक्टर होते हैं किसी पब्लिक कंपनी में, तो इंडिविजुअल लेवल पे उन्हें मैं क्या कह सकती हूँ, डायरेक्टर कह सकती हूँ। लेकिन उनके ग्रुप को जो कि 2 लोग हैं बस, उन्हें मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कह सकती क्योंकि वो 3 होंगे तभी मैं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह पाऊँगी। अब देखिए गाइस, लेकिन मैक्सिमम हर कंपनी में डायरेक्टर कितने, 15। मिनिमम है पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सभी तरह की कंपनी में कितने हैं, 15। देखिए गाइस, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड ओबीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए और सभी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन गाइस मान लीजिए एक बड़ी कंपनी जैसे कि हमारी रिलायंस है, अगर वो कह रही है कि 15 डायरेक्टर्स कम है उसके हिसाब से कंपनी को मैनेज करने के लिए, तो क्या होगा। तो इसीलिए हमारी कंपनीज एक्ट ये प्रोविज़न कंटेन करती है, अगर किसी को 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रखने हैं तो सिंपली एसआर यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकती है। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई जो कि इसके एक्सेप्शन में आ रही है, यानी इसका प्रोवाइजो। एंड सेकेंड, अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनीज का क्या होती है आपको पता है, सेक्शन 8 कंपनीज होती है जो चैरिटी पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, यानी कि जैसे आर्ट, कॉमर्स या साइंस जैसे ऑब्जेक्ट्स को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और अपना डिविडेंड भी वो मेंबर्स को नहीं बांट के अपना क्या करती है, उसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगा देती है गाइस। तो ये किसके लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है। तो इनके लिए कोई भी कंप्लाइंसेस ना करते हुए गवर्नमेंट ने कहा अगर आपको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स की ज़रूरत है तो आप बिना एसआर पास किए ही क्या कर सकते हैं, 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स, ये इनका ये ध्यान रखिए, बिना एसआर पास किए ही 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हैं। एंड थर्ड है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी भी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकती है गाइस, वो भी बिना एसआर पास किए। तो 3 एक्सेप्शन हो गई इस बात की, 15 डायरेक्टर होने चाहिए मैक्सिमम उस बात की। ओके गाइस, यहाँ पे आके देखते हैं। ये देखिए
एक्सेप्शंस क्या है, इफ़ द कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी जो मैंने आपको कहा कि हर कंपनी में मिनिमम 15 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स ही हो सकते हैं, उसकी फर्स्ट एक्सेप्शन क्या होगी, अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें तो आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हैं। एंड सेकेंड, गवर्नमेंट कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी गवर्नमेंट कंपनी भी 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रख सकती है और बिना एसआर पास किए। ये हो गई हमारी सेकंड एक्सेप्शन। लेकिन गाइस यहाँ पे एक प्रोवाइडेड है कि नो डिफ़ॉल्ट, देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 137 एंड 92। 137 का डिफ़ॉल्ट मतलब गाइस 137 आपको पता है क्या कहता है, 137 कहता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने प्रिपेयर करो एंड फाइल करो इसको विद रजिस्ट्रार। तो उस कंपनी ने क्या किया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके किसके साथ फाइल किया हो, रजिस्ट्रार के साथ फाइल किया हो, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो। एंड सेक्शन 92 का डिफ़ॉल्ट क्या होता है गाइस, अगर आपने अपने रिटर्न फाइल नहीं किया रजिस्ट्रार के साथ तो उसे बोलता है सेक्शन 92 का डिफ़ॉल्ट। तो आपने इन दोनों में से कोई डिफ़ॉल्ट ना किया हो तभी आपको ये छूट यानी ये एक्सेप्शन के अंदर आप कवर होंगे, नहीं तो आपको 15 से ज़्यादा आप डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। ऐसे गाइस सेक्शन 8 कंपनी भी है, यहाँ पे वो एग्जम्प्टेड है, लेकिन अगर उसने डिफ़ॉल्ट ना किया हो सेक्शन 137 और 92 का, अगर उसने ये डिफ़ॉल्ट किया है इनमें से कोई भी एक, तो फिर वो 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं रख सकती, यानी बेसिकली वो इस एक्सेप्शन में नहीं कवर्ड होगी। ओके गाइस, चलिए आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिफरेंट डायरेक्टर्स दिए गए हैं, उनमें से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है और ये क्यों होना चाहिए। गाइस देखिए, रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ बेसिकली सबसे पहले। गाइस रेजिडेंट का मतलब होता है हर वो पर्सन जिसने 182 डेज रिसाइड किया हो इंडिया में। तो हमारी जो इसके अलावा भी होता है, लेकिन बेसिकली 182 डेज हमारी जो बेसिक कंडीशन होती है रेजिडेंट बनने के लिए। तो हमारी जो रजिस्ट्रार, हमारी जो कंपनी एक्ट है वो कहती है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए टोटल डायरेक्टर्स में से। मान लीजिए आपके 3 डायरेक्टर्स हैं जो कि हमारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चाहिए होते हैं, उनमें से कम एक डायरेक्टर हर साल ऐसा होना चाहिए जो कि कम से कम 182 डेज हर फाइनेंशियल ईयर में क्या रहा हो, इंडिया के अंदर रहा हो। सो ये नहीं है कि हर बार वही डायरेक्टर हर साल रहा हो। मान लीजिए 1920 में ये 182 डेज रहा, 22 में ये, और थर्ड में ये, फोर्थ में ये, ऐसे करके गाइस कम से कम एक डायरेक्टर तो होना चाहिए जो इंडिया में 182 डेज रिसाइड किया हो। क्यों गाइस, मान लीजिए ये रजिस्ट्रार है गाइस, आप जानते हैं रजिस्ट्रार क्या है, बहुत सारे नोटिस एंड सर्कुलर्स भेजती रहती है किसको, हमारे डायरेक्टर्स को। तो अगर इंडिया में कोई होगा ही नहीं तो उसे रिसीव कौन करेगा, इसलिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो 182 डेज एटलीस्ट इंडिया में रिसाइड करेगा, जैसे कोई भी नोटिस हो, सर्कुलर्स हो, वापस ना आ जाए रजिस्ट्रार के पास बल्कि उस डायरेक्टर के पास पहुँच जाए। ओके गाइस, तो इसलिए ये कंसेप्ट लेके आया गया है। यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे दिया है सबसे पहले रेजिडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट वन डायरेक्टर होना चाहिए, स्टेज इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन गाइस अगर वहाँ पे कोई न्यू इनकॉर्पोरेट कंपनी है, मान लीजिए गाइस कोई कंपनी है जो कि अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसे इनकॉर्पोरेट हुए बस 2 मंथ हुए हैं 31 मार्च तक, यानी कि वो मान लीजिए वो कंपनी जनवरी में इनकॉर्पोरेट हुई तो उसे कितने मंथ्स हुए, बस 3 मंथ्स हुए। अब 3 मंथ्स में तो इतने डेज ही नहीं है, तो डायरेक्टर 182 डेज कहाँ से रिसाइड करेगा। तब तो कंपनी बनी नहीं थी, डायरेक्टर्स तो कोई था ही नहीं, तो कंपनी में 182 डेज वो कहाँ, कंपनी के लिए वो इंडिया में कहाँ से 182 डेज डिसाइड करेगा। गाइज इस केसेस में क्या होगी, प्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी। प्रोपोर्शनेट मतलब गाइज मान लीजिए कोई कंपनी है उसे 6 मंथ्स हुए हैं इनकॉर्पोरेट हुए, तब उसका एक डायरेक्टर कम से कम कितने दिन इंडिया में रहना चाहिए, 182 डेज 12 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ के लिए कितना आएगा, आ जाएगा गाइज आपका ये 90.99, जो कि होता है बेसिकली हमारा 91, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड यूज़ किया गया है इसलिए 90.99 को आप 91 कर दीजिए। एटलीस्ट कम, एटलीस्ट का मतलब है कम नहीं हो सकता, ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए गाइस इसे 91 कर दीजिए। यानी कि अगर कंपनी 6 मंथ पहले इनकॉर्पोरेट हुई 31 मार्च से, बस उसे 6 मंथ हुए हैं इनकॉर्पोरेट हुए, तो कम से कम
एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो 91 डेज इंडिया में रिसाइड किया हो। ओके गाइस, जिसको सर्कुलर्स और नोटिस मिल सके। देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी द अबव प्रोविजन शैल बी प्रोपोर्शनेटली एप्लीकेबल। ठीक है, ये 149 सबसेक्शन 3 कहता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ कंपनी XYZ लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अक्टूबर, जो भी ईयर आपका, देयर मस्ट बी अ डायरेक्टर हु स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 91 डेज। कहते हैं 182 डेज डिवाइड बाई 12 इंटू 6 मंथ्स। ओके गाइस, अब नेक्स्ट एक्ट है हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना क्यों ज़रूरी होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये वो डायरेक्टर होता है जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है कंपनी के साथ, जिससे कंपनी का उस पर कोई भी दबाव ना हो और वो किसके फेवर में बोले, सबके फेवर में बोले, जिसमें हमारी इकोनॉमी आती है, शेयर होल्डर्स आते हैं, वर्कर्स आते हैं और सब। ओके गाइस, तो ये रिक्वायरमेंट क्या बोलती है कि हर कंपनी में, हर कंपनी यानी बड़ी कंपनी, और वो बड़ी कंपनी हमारी कंपनी एक्ट के नज़रों में बड़ी कंपनी कौन सी गाइस, हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी। देखिए गाइस, पब्लिक लिस्टेड लिखा है, लिस्टेड कंपनी नहीं लिखा है, यानी प्राइवेट लिस्टेड कंपनी इसमें नहीं आएगी, ओनली पब्लिक लिस्टेड कंपनी। एंड सेकेंड, हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लेकिन जिसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, 10 करोड़ से ज़्यादा है या उसके बराबर है। एंड सेकेंड, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। एंड थर्ड इज़ जिसका डिपॉजिट यानी पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से पैसा लिया है जो, या पब्लिक से जो लोन लिया है उसका अमाउंट 50 करोड़ से ज़्यादा है, सिर्फ ज़्यादा गाइस, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो यानी गाइस मान लीजिए, इसका मतलब क्या है गाइस कि वो लिस्टेड तो नहीं है। बड़ी कंपनी का मतलब क्या है गाइस, जिसमें ज़्यादातर लोगों का पैसा इन्वॉल्व हो, तो इसलिए गाइस यहाँ पे लिस्टेड कंपनी को बड़ी कंपनी माना गया है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का पैसा यानी पब्लिक का इंटरेस्ट है। एंड सेकंड, वो कंपनी जो लिस्टेड तो नहीं है, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लेकिन उसके अंदर लोगों का पैसा ज़्यादा लगा है, जैसे कि डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है, पब्लिक से लोन आपने 50 करोड़ से ज़्यादा तक का ले रखा है, आपका टर्नओवर सेल्स बहुत ज़्यादा है, यानी आप बड़ी कंपनी है ही, ऑब्वियसली 100 करोड़ से ज़्यादा ही उसके बराबर है। तो गाइस ये कंपनीज़ को क्या है, रिक्वायर्ड है कि ये कंपनीज डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगी ही करेंगी। जो लिस्टेड वाली मैंने आपको कैटेगरी बताई, वो उनमें कम से कम 1/3 नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स, टोटल डायरेक्टर्स के 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने ही चाहिए, एटलीस्ट चाहिए गाइज, एटलीस्ट 1/3 नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। एंड जो हमारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियाँ भी मैंने आपको बताई, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में कम से कम मिनिमम 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, ये देखिए गाइज, यहाँ पे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, ये जो कि किसके फेवर में बात करेंगे, सभी के फेवर में बात करेंगे, इनका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं। यहाँ पे देखिए गाइज लिखा है, इट इज़ द डायरेक्टर हैविंग एन इंडिपेंडेंट माइंडसेट। इंडिपेंडेंट माइंडसेट यानी उसका किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, उसे कोई दबाव में रख के कंपनी के फेवर में नहीं बोलने को कह सकता। ओके गाइज, वो सबके फेवर में बोलेगा, उसके जो दिल में है वो बोलेगा, जो सही है वो बोलेगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे आगे क्या लिखा है, एंड नॉट अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर मेंबर्स ऑन द बोर्ड। यानी बोर्ड पे जो बाकी लोग हैं, बाकी डायरेक्टर्स है, वो उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रखा है, नहीं करेंगे, या फिर मतलब आप समझ सकते हैं कोई भी लोन नहीं लिया है उसने उस कंपनी से, उस प्रमोटर से किसी रिलेशन में नहीं है, यानी उसके भाई बहन नहीं है, कोई भी रिश्तेदार नहीं है, तो उसी पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो क्या नहीं है, अनड्यूली इन्फ्लुएंस नहीं होगा अदर मेंबर्स से जो कि बोर्ड पे अपॉइंटेड है। ही इज़ अ डायरेक्टर टू द बोर्ड अदर देन होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो गाइस, ये जो नॉमिनी डायरेक्टर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर्स तो क्या है, कंपनी के होल टाइम मतलब एम्प्लॉयज़ की तरह, एम्प्लॉयज़ के मतलब क्या है, कंपनी के साथ उनका क्या है, रिलेशन है, कि कंपनी का उनके ऊपर दबाव है। लेकिन गाइस, अगर वो नॉमिनी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। जो मैंने आपको कैटेगरी बताई, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव बताया, और यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव बताया। नॉन एग्जीक्यूटिव यानी जो एम्प्लॉयज़ नहीं है कंपनीज़ के, उनके अंदर आते हैं हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके अंदर एमडी, होल टाइम डायरेक्टर्स ये आते हैं। तो गाइस, अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ये एमडी है कोई डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ओके फ्रेंड्स।
यहाँ पे देखिए, इफ़ अदर डायरेक्टर्स टेक एनी इलीगल डिसीजन और दैट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी और इकोनॉमी मस्ट, तो किसके फेवर में नहीं है, अगर वो कोई इलीगल डिसीजन लेते हैं जो कि किसके इंटरेस्ट में नहीं है, कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, इकोनॉमी के इंटरेस्ट में नहीं है, तो मस्ट बी हिंडर्ड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसे कौन रोकेगा, हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोकेगा और ना कहेगा। ओके, अब आ जाइए गाइस नेक्स्ट पे, जो कि हमारे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नाम से ही गाइस पता चलता है कि क्या है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। क्या है, वो डायरेक्टर्स है जिसको किसने अपॉइंट किया, हमारे स्मॉल शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है। क्यों अपॉइंट किया गाइस, क्योंकि ये स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, यानी इनकी वॉइस इफेक्टली मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अलग से खड़ा कर दिया, जिसे वो हम बोलते हैं SHG शॉर्ट में, यानी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। देखिए क्या लिखा है, अ लिस्टेड कंपनी में हैव वन SHG, में हैव लगाएगा इस मतलब कंपलसरी नहीं है कि उनके पास SHG होना चाहिए, जैसे अभी हमने इंडिपेंडेंट पढ़ा, वो कंपलसरी है उन कंपनीज़ के लिए जो कंपनीज अभी प्रिस्क्राइब की गई थी पीछे, लेकिन ये कंपनीज़ के लिए पहले तो ये लिस्टेड कंपनीज़ पे ही एप्लीकेबल है, एंड सेकेंड उनके लिए भी ये ऑप्शन है बस। ओके, तो इट इज़ द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स टू प्लेस देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी सो दैट देयर वॉइस इज also listened effectively। ओके, सो स्मॉल शेयर होल्डर्स, अब स्मॉल शेयर होल्डर्स मैंने बताया स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं डायरेक्टरों को, लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब क्या है, स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब है वो शेयर होल्डर्स जिनके पास नहीं है 20,000 से ज़्यादा तक की नॉमिनल वैल्यू ऑफ होल्डिंग इन दी कंपनी। तो मान लीजिए गाइस, अगर मेरे पास 2000 शेयर्स हैं एंड हर जो एक शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो मेरे पास कितने तक की होल्डिंग है, 20,000 तक की होल्डिंग है। यानी ऐसे ही बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, यानी जिनके पास 20,000 से ज़्यादा तक की होल्डिंग नहीं कंपनी में, वो सब मिलके इस डायरेक्टर को SHG को अपॉइंट करते हैं। आ जाइएगा इस नेक्स्ट पे, वुमेन डायरेक्टर। तो इस वुमेन डायरेक्टर क्या होती है, वुमेन डायरेक्टर आप जानते हैं कि हर फील्ड में वुमेंस के लिए क्या है, रिजर्वेशन है। इसी तरह हमारे डायरेक्टर की पोजीशन के लिए भी वुमेन डायरेक्टर्स के लिए एक सीट क्या रखी गई है, रिजर्व रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए ऑन द बोर्ड ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 3। रूल 3 में जो कंपनीज प्रिस्क्राइब की गई हैं उन्हीं में कम से कम ये कंपलसरी है, बाकी कंपनीज़ के लिए नहीं है। आ जाइए देखते हैं कि ये कंपनीज़ कौन सी जिनके लिए कंपलसरी है। पहली, हर लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है कि उनके बोर्ड में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, एंड सेकेंड पब्लिक कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है लेकिन उनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा है एंड टर्न ओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है, यानी सेल्स 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है और पेड अप शेयर कैपिटल भी 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी लिखी है, यानी इसके अंदर हमारी पब्लिक लिस्टेड भी आएगी और प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज भी आएंगी, दोनों की दोनों आएंगी। ओके फ्रेंड्स, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे अगर कभी इंटरमिटेंट वैकेंसी या कैजुअल वैकेंसी हो गई, यानी वुमेन डायरेक्टर बीच में कहीं छोड़ के चली गई, अपना ऑफिस का जो ड्यूरेशन है उसे कंप्लीट करने से पहले ही ऑफिस खाली करके चली गई, तो उसे फिल किया जाएगा। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए, जो भी कैजुअल वैकेंसी आती है उसे कौन फिल करता है, हमेशा बोर्ड फिल करती है। तो बोर्ड इसे कब तक फिल करेगी, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द वैकेंसी, इनमें तो जो भी अर्लियर होगा उससे पहले पहले बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, उसकी वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये देखिए, मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारी यहाँ पे हमारी वुमेन डायरेक्टर क्या हो गई, उसने वैकेंट कर दिया ऑफिस को। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है और यहाँ पे 3 मंथ्स ख़त्म होंगे हमारी कैजुअल वैकेंसी को, यानी जब वुमेन डायरेक्टर ने छोड़ा उसके 3 मंथ्स यहाँ पे आके ख़त्म होंगे। तो बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स कम से पहले कौन आ रहा है गाइस, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग पहले होने वाली है। तो यानी बोर्ड मीटिंग से पहले पहले डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कोई दूसरी वुमेन को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इनमें से जो, वन सेकेंड गाइस, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्लियर नहीं, यहाँ पे लेटर होगा, ये मैंने गलत लिख दिया है गलती से। देखिए यहाँ पे काट के आप लेटर कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जो बता रही थी, ये देखिए ये यहाँ पे टाइमलाइन है।
मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वुमेन डायरेक्टर ने ऑफिस को वेकेट कर दिया एंड जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है वो आने वाली है यहाँ पे। एंड जो 3 मंथ्स ख़त्म होने वाले हैं ऑफिस को वेकेट किए, वो यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं गाइस। तो इनमें से हमारा लेटर कौन सा है, या ये वाला, यानी ये 3 मंथ्स ख़त्म होने से पहले पहले हमारा जो बोर्ड है इसको क्या करेगा, फिल करेगा इस ऑफिस को, यानी नई दूसरी वुमेन डायरेक्टर उसे अपॉइंट करनी होगी 3 मंथ्स ख़त्म होने से पहले पहले। और मान लीजिए गाइस, अगर ये ऐसी होती सिचुएशन कि ये टाइम है, यहाँ पे ऑफिस वेकेट किया इस वुमेन डायरेक्टर ने और बोर्ड मीटिंग है यहाँ पे एंड 3 मंथ्स ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनमें से लेटर कौन सा है ये, तो यानी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले पहले कंपनी को अपॉइंट करनी पड़ेगी दूसरी वुमेन डायरेक्टर। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं गाइस सेकंड पेज, जो कि हमारा एडिशनल डायरेक्टर है। एडिशनल डायरेक्टर का मतलब क्या होता है गाइस, कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है उसमें जो पहले से ही एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है उन पर बहुत सारा क्या होता है, वर्कलोड होता है। तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाता है। और ये एडिशनल डायरेक्टर को भी कौन अपॉइंट करता है, हमारा बोर्ड अपॉइंट करता है। गाइस सारे डायरेक्टर्स हमारे कौन अपॉइंट करता है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं हमारे सारे डायरेक्टर्स। जनरली अगर कोई पूछे तो डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है, तो वो हमें मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, वो भी जनरल मीटिंग में। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है गाइस, जिस केसेस में हमारा डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, हमारा बोर्ड अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स को। वो केसेस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोर्ड है हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अपॉइंट करता है कोई भी कैजुअल वैकेंसी अगर, यानी बीच में भी कोई अगर छोड़ के चला जाता है ऑफिस अपना, तो हमेशा वो कौन फिल करेगा, हमारा बोर्ड फिल करेगा। अगर कोई एडिशनल डायरेक्टर, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, एडिशनल डायरेक्टर हमेशा कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड। थर्ड, अगर कोई अल्टरनेट डायरेक्टर है तो वो भी कौन अपॉइंट करेगा, हमारा बोर्ड। ओके गाइस, ये सारे डायरेक्टर्स कौन हमेशा अपॉइंट करता है, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, ना कि ये जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड गाइस एक और इसके अलावा यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हमारा बोर्ड अपॉइंट करता है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे देखिए एडिशनल डायरेक्टर के बारे में क्या लिखा है, सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन आर्टिकल कॉन्फर्स दिस पावर टू बोर्ड। आर्टिकल देता है, ये बोर्ड को पावर कौन देता है कि वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर येस लिखा है तो येस वो कर सकते हैं, अगर स्पेशली नो लिखा है तब नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो आर्टिकल साइलेंट भी है तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये पावर है कि वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो यानी बेसिकली हम कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते, जब स्पेसिफिकली क्या है, मना है आर्टिकल्स में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं हमारे एडिशनल डायरेक्टर को, अगर ये पावर किसने दी है उसे, आर्टिकल्स में ये बात लिखी हुई है। और सेकंड, इट कांट बी अ पर्सन फेल्स टू गेट अपॉइंटेड इन जीएम, यानी जनरल मीटिंग में अगर यही पर्सन अभी तो इसे बोर्ड अपॉइंट कर रहा है, अगर ये कभी मान लीजिए नॉर्मल एज अ नॉर्मल डायरेक्टर बनने आया था कंपनी में एंड जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसे नॉर्मल डायरेक्टर नहीं बनने दिया था, ओआर पास करना होता है, लेकिन ये ओआर पास नहीं हुआ बल्कि अगेंस्ट में पास हुआ, यानी मेंबर्स ने बेसिकली अगर हम कहें तो मना कर दिए इसे डायरेक्टर बनाने से, तो कहीं हम इसे एडिशनल डायरेक्टर भी, बोर्ड इसे एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, तो ये लिखा है कि इट कांट बी अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। तो जो जनरल मीटिंग में जैसे मेंबर्स ने हमारे मना कर दिया डायरेक्टर नहीं बनेगा, नॉर्मल डायरेक्टर नहीं बनेगा, बोर्ड कल को उसे एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर सकती। एंड थर्ड, शैल नॉट होल्ड द ऑफिस अप टू, और ये होल्ड करता है ऑफिस बस नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक, यानी बस हमने इसे क्यों अपॉइंट किया था, जिससे वर्कलोड हमारा कम हो सके, और ये ऑफिस अपना कब वेकेट कर देगा, जो नेक्स्ट आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें ये अपना ऑफिस वेकेट कर देगा। लेकिन गाइस तब क्या, अगर हमारा एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट ही नहीं हुआ, तब उस डेट पे वेकेट करेगा ऑफिस जब एनुअल जनरल मीटिंग होती। ये जो भी मतलब जिस तारीख को हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती, उसकी जो भी ड्यू डेट है उस टाइम पे हमारा जो भी डायरेक्टर है एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस को वेकेट कर देगा। देखिए गाइस, अब नेक्स्ट डायरेक्टर है अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है गाइस, अगर मान लीजिए कोई भी डायरेक्टर है, हमारा इस कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है, वो 3 मंथ से ज़्यादा के लिए इंडिया से बाहर जाता है,
यानी कहाँ से, इंडिया से बाहर जाता है गाइज, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि वो उसकी जगह पे एक नेक्स्ट या कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर, जो कि क्या करेगा, उसका काम संभालेगा। एंड जैसे ही वो पर्सन वहाँ से वापस आ जाएगा, वो ऑफिस वेकेट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इस डायरेक्टर को। ये देखिए गाइस, इट इज़ द डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड इन द प्लेस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर व्हेन ही इज़ एब्सेंट फ्रॉम फॉर द पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम द इंडिया। अगर 3 महीने से कम के लिए गए गाइस, मान लीजिए 2 मंथ्स के लिए गए, तो बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो 2 मंथ्स यानी कुछ टाइम बाद ही वापस आने वाले। 3 महीने से ज़्यादा का टाइम होना चाहिए, तभी हम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। इट मस्ट बी ऑथराइज बाय आर्टिकल और रेजोल्यूशन पास बाय द जनरल मीटिंग। लेकिन बोर्ड के पास ये पावर कब होगी, अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि यस आप कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल्स में तो कुछ नहीं लिखा है, या फिर आर्टिकल में ना ही लिखा है, लेकिन OR पास हो गया, जनरल मीटिंग में ये कह दिया कि मतलब डायरेक्टर को ये पावर दे दी गई है कि आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। यानी बेसिकली 2 चीज़ें, पहला फ्रेंड्स, अगर क्या है हमारी आर्टिकल्स में लिख दिया गया है, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि हाँ आप अपॉइंट कर सकते हो, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। या फिर सेकंड, हमारे मेंबर्स ने हाँ कर दिया है कि हाँ आप अपॉइंट कर सकते हो अल्टरनेट डायरेक्टर, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या पावर आ जाएगी कि वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डायरेक्टर इज गाइस नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिएगा सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 है इसका। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है, हमारी कुछ जो हमारी कंपनी है वो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लेती है। ये हमारी बैंक है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने इस कंपनी को क्या दिया, लोन। तो इसी कंपनी को ये डर था कि कहीं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इस कंपनी के, वो इस पैसे का मिसयूज़ ना करे। उसने एक पर्सन को नॉमिनेट किया, मतलब उसने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम इस पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट कर लो अपनी कंपनी में, और ये तुम पे निगरानी रखेगा कि तुम कहीं हमारे लोन दिए हुए पैसों का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। तो गाइज, इस पर्सन को क्या बोलते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर, जो कि क्या है, किसका नॉमिनी है, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नॉमिनी है। ओके, हम 2 केसेस में अपॉइंट करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। अगर मान लीजिए ये हमारी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और लॉ में ये लिखा है कि जब भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी को लोन देगी किसी पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा, मान लीजिए 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन देगी, तो उसे एक डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा अपने बिहाफ पे, जो कि कंपनी पे नज़र रखेगी, तब अपॉइंट किया जाता है। या फिर बेसिकली कोई अग्रीमेंट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उसको खुद को डर लग रहा था कि कहीं मिसयूज़ ना करे, उसने खुद ही उस कंपनी के साथ अग्रीमेंट कर लिया कि इस डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो। तो ये हो गया अग्रीमेंट के बेसिस पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए लिखा है, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। या तो लॉ में ऐसा लिखा है, या फिर अग्रीमेंट के कारण आपने अपॉइंट किया है। और या फिर कभी कभी क्या होता है, वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग से अपॉइंट कर सकती है किसी भी नॉमिनी डायरेक्टर को, यानी उसे किसी लॉ या फिर अग्रीमेंट के द्वारा अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी शेयर होल्डिंग डोमिनेंट है, इसलिए वो अपॉइंट कर सकती है नॉमिनी डायरेक्टर को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड अगर आपको और भी लेक्चर्स या वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।